हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम जो है अध्याय 10 ध्वनि इसके अभ्यास के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे। तो इस चैप्टर पर जो वीडियो मैंने बनाए थे उनमें क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 8 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, उनके उत्तर मैंने आपको समझाए थे। तो वो वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना पहले, क्योंकि उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि ध्वनि क्या चीज़ होती है, ये कैसे इसका संचरण कैसे होता है, ठीक है। और जो जिसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आवृत्ति का और आयाम का, वो सब आपको पता लग जाएगा। शोर क्या है, संगीत क्या है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को सूची बनाइए। ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं। जैसे हमें शोर कहां से सुनाई देता है? एक तो गाड़ियों का शोर सुनाई देता है हमें, ये जो है इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। गाड़ियां होंगी, वायुयान के जो इंजन हैं उनसे भी होता है। जो औद्योगिक मशीनें होती हैं, क्या था, औद्योगिक मशीनें हैं, घरेलू उपकरण भी हैं, इनसे भी शोर होता है। अगर आप टीवी या रेडियो को ऊंची आवाज में सुनते हैं, ऊंची आवाज में उन्हें चलाते हैं, तभी भी शोर होगा, ध्वनि का प्रदूषण होगा, ठीक है। पटाखों से, कोई त्योहार है या कोई मैरिज है या कोई फंक्शन है, पटाखे, इनसे ऐसे आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिनसे वातावरण में ध्वनि का प्रदूषण होता है। ओके, तो अभी वो पूछ रहा है इसके साथ में, ये तो आपने सूची बना दी। अच्छा, इसमें खाली सूची बनानी है। तो ये ऐसे आप लंबी सूची बना सकते हैं। आप खुद भी सोचिए, और भी आपके मन में चीजें आ जाएंगी। जैसे कहीं पे कुछ घर बन रहा है, तो उनके वो जो आते हैं लोग काम करने के लिए, उनकी जो मशीनें चलती हैं, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये हमने यहां पे क्या देना था, इस क्वेश्चन में हमने लिस्ट बनानी थी उन कारणों की जिन कारणों से वातावरण में ध्वनि का प्रदूषण होता है, मतलब बहुत शोर होता है। आपने शोर और संगीत का उत्तर पहले ही समझ लिया था पिछले वीडियो में। अभी कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 10, हानि क्या होती है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। तो पहली हानि होगी अनिद्रा। अगर बहुत ज्यादा शोर है आपके आसपास तो आप सो नहीं पाएंगे। और ये मान लीजिए आपके घर के पास कोई फैक्ट्री है, वहां पे हर समय शोर रहता है, तो आप लगातार सो नहीं पाएंगे, एक रात के बाद दूसरी रात, और आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तनाव, लोग तनाव में आ जाते हैं। तनाव से उनका जो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, रक्तचाप जिसे कहते हैं, रक्तचाप बढ़ जाएगा। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनिद्रा होगी, तनाव होगा, लोग चिंतित हो जाते हैं, चिंता के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, सबसे जो नुकसानदेह बात है, हानिकारक बात है, कि आप किसी व्यक्ति को अस्थाई या स्थाई बहरापन हो सकता है। बहरापन मतलब उसके सुनने की क्षमता कम हो सकती है। सुनने की क्षमता
कम हो सकती है। तो ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए, स्थायी का मतलब सदा के लिए। किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो सकती है या समाप्त हो सकती है। तो ये कुछ हानियां हैं जो हमें हो सकती हैं अगर हमारे पास वातावरण में बहुत अधिक शोर हो, अर्थात ध्वनि प्रदूषण हो। तो ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को रोकना हम सबका कर्तव्य है। हम कैसे रोक सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को? अगर मान लीजिए हम खुद घर में कोई टीवी चला रहे हैं या रेडियो चला रहे हैं तो बहुत ऊंची आवाज में ना चलाएं। कोई फंक्शन है तो वहां पर हम लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें, या उस समय करें जब लोग कामकाज कर रहे हैं, रात के समय ना करें। पटाखे ना चलाएं। पटाखों से तो वैसे भी वायु प्रदूषण भी होता है और वातावरण में ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है। अगर आपके पास गाड़ियां हैं तो गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, उनके साइलेंसर लगाइए। इस प्रकार हम जो है ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर मिला है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने के लिए देंगे? अगर किसी का घर सड़क के किनारे है तो उसे हर समय जो है सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर सुनाई देगा। उसको सड़कों पर तो रात में भी गाड़ियां चलती हैं, तो आपको लगातार ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका घर जो है वो सड़क से थोड़ा दूर है, जैसे यहां पर इनको एक घर मिल रहा है जो 3 गली दूर है, 3 गली छोड़कर है, मतलब मेन सड़क से बहुत दूर है, तो वहां पर शोर कम होगा। तो हमें वो घर लेना चाहिए जहां पर ध्वनि प्रदूषण कम होगा, हमें सड़क की गाड़ियों का शोर कम सुनाई देगा। तो आपने इसका उत्तर ये देना है, हमें वह घर लेना चाहिए जो सड़क से दूर है, क्योंकि वहां पर दूरी के कारण, सड़क से दूरी के कारण सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर हमें बहुत कम सुनाई देगा और हमें ध्वनि प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ गए आप आंसर? कि हम वो घर लेंगे जो सड़क से दूर है। उसका कारण यह है कि सड़क से दूर होने के कारण वहां पर सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर कम सुनाई देगा और हमें कम ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सड़क के किनारे रहेंगे तो हमें अधिक ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। वहां पर गाड़ियों का शोर बहुत अधिक होगा और लगभग हर समय होगा। दिन के समय तो होगा भी, रात के समय भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया 11। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके ना बुक में दिया हुआ है, पेज 126 पे चित्र संख्या नंबर है 10.8। वहां से देख के आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में इसको दे पाएंगे। और इसमें क्या कहता है, इसका कार्य कैसे करता है? इसमें होता ये कि जो हमारे वाक तंतु होते हैं, ये हमारा माउथ है, ये हमारा वो है विंड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर यहां पे हमारा ये होता है कंठ। इसके अंदर 2 वाक तंतु होते हैं ऐसे। तो ये पाइप के ऊपर है, विंड पाइप के ऊपर है। तो जब हम बात करते हैं तो हमारे फेफड़ों की हवा बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो इन वाक तंतुओं को, उनमें कंपन पैदा करती है। उस कंपन से हमारी आवाज बनती है, हमारी ध्वनि बनती है, हम ध्वनि निकाल पाते हैं। और हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां क्यों निकाल पाते हैं? क्यों इन वाक तंतुओं का जो मोटाई है और लंबाई है वो बदलती रहती है। हमारे गले में कई प्रकार के मसल्स हैं, जो उनकी मांसपेशियां हैं, जो इन तंतुओं की मोटाई को और लंबाई को घटाते बढ़ाते रहते हैं। अगर मान लीजिए ये वाक तंतु जो हैं वो
उनकी लंबाई अधिक हो और वो पतले हों तो एक प्रकार की आवाज निकलेगी, अगर वो ढीले हों और मोटे हों तो अलग प्रकार की आवाज निकलेगी। इसमें हमारे जो गले के जो मांसपेशियां हैं और हमारी जीवा है, वो सब इसमें उनका एक योगदान होता है अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने में। लेकिन आवाज निकलती कब है? जब ये वाक तंतुओं में कंपन पैदा होता है। कंपन कैसे पैदा होता है? जब हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। तो वाक तंतुओं में कंपन तब पैदा होता है जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है और हमारे जो अलग अलग मांसपेशियां हैं वो इन तंतुओं की लंबाई और मोटापे को कंट्रोल करते रहते हैं, जिससे कि वो कभी वो ढीले होंगे और मोटे होंगे और कभी वो लंबे होंगे और थोड़े सख्त होंगे। उससे जो है अलग अलग प्रकार की हम ध्वनियां निकाल पाते हैं। तो अगर वाक तंतु पतले हैं और तने हुए हैं तो एक प्रकार की ध्वनि निकलेगी, अगर वो ढीले हैं और मोटे हैं तो अलग प्रकार की आवाज निकलेगी। तो ये कैसे होता है? ये हमारे जो अलग अलग मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। तो इस प्रकार आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन 13th। आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देता है और मेघ गर्जन बाद में। हाँ, देखिए, जब भी बादलों में बिजली चमकती है तो गर्जन भी होती है, और ये दोनों घटनाएं हमसे समान दूरी पर होती हैं। मान लीजिए बादल हमसे 2000 मीटर ऊंचे हैं या 2000 मीटर ऊंचे हैं, तो 2000 मीटर की जो दूरी है वो प्रकाश भी पूरा करेगा, क्योंकि जो तड़ित है वो प्रकाश है और जो मेघ गर्जन है वो ध्वनि है। दोनों बराबर दूरी को पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि प्रकाश की गति अधिक होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में अधिक होती है, ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, मतलब जो बिजली चमक रही है वो पहले दिखाई देती है, और मेघ गर्जन बाद में मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। मान लीजिए ये 100 मीटर की रेस 2 खिलाड़ियों ने पूरी करनी है। जो तेज गति से चलेगा वो पहले पहुंचेगा, जो धीरे चलेगा वो बाद में पहुंचेगा। तो ऐसे ही प्रकाश जो है आकाश में, मान लीजिए यहां पर बिजली चमकी, हम यहां खड़े हैं, तो ये दूरी प्रकाश जल्दी पूरा कर लेगा और जो ध्वनि है बाद में पूरा करेगी। तो हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। तो अगर आप इतना भी बता देते हैं कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, इसलिए हमें मेघ गर्जन पहले बाद में सुनाई देता है, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को समझ लिया। आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखें। अगर कोई पॉइंट अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं आपको वो पॉइंट फिर से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। बाय।